रहे थे उसमें एयरमैटिक का बेनिफिट क्या है वो तो बताया ही नहीं अभी तक। अच्छा क्या है? ये जो प्रोसेसर्स है वो भी बहुत ऐसा compared to क्यों नॉर्मल लगता है कि कार्स। लाख लाख रुपए का एक कंट्रोल मॉड्यूल है? ईसीयू है। 40-45 हजार। पैसा अच्छी जगह लग रहा है। Hello everyone and welcome to the shop floor by Baska Motors, a show where we discuss everything Mercedes. Today I have with me one of the four dynamic founders of Baska Motors, Akash. So Akash, what are we going to discuss today? Hi everyone. Uh, Today let's discuss airmatic suspension. Airmatic suspension. Huh, I have heard of it. I guess they're also used in some of the buses by Bharat Benz. See, Benz and Mercedes-Benz. Yeah, Benz is the common phrase. yeah. So yes, it is used there. It's also used in Volvo buses. Hmm. And some of the luxury cars such as Audi or even BMW uses them. And the term airmatic is specifically used for Mercedes-Benz. Otherwise, it's known as air suspension. Yeah, yeah. I So, remember seeing the word air suspension on some of the Volvo buses that I've traveled in the past. hmm. So before we dive into air suspension, let's first clarify what suspension is. So लोगों को ना एक जनरल फीलिंग ये आती है कि सस्पेंशन मतलब शॉकर, Hmm. लेकिन वहां पे कहानी खत्म नहीं होती हमारी। सस्पेंशन का मतलब होता है एवरीथिंग दैट हेल्प्स कीप द टायर्स इन कांटेक्ट विद द रोड एज वेल एज गिव यू द पावर टू हैंडल द टायर्स। मतलब आपको अगर स्टीयरिंग काटना है उसके अंदर भी सस्पेंशन कंपोनेंट्स हैं। आप अगर हाई स्पीड पे टर्न ले रहे हो या लो स्पीड पे टर्न ले रहे हो, वो जो टर्निंग की कैपेबिलिटी है वो भी सस्पेंशन के थ्रू आती है। जब आप गड्ढे में ऊपर नीचे जाते हो तो दोनों टायर्स को कांटेक्ट में रखना रोड के साथ, वो भी सस्पेंशन का ही काम है। तो सस्पेंशन बॉडी और टायर्स के बीच का लिंक है, जो सिर्फ शॉकर से नहीं, आर्म्स भी आते हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप के। किसी किसी के अंदर तुमने सुना होगा विशबोन आर्म आता है। Hmm. वैसे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सस्पेंशन के ऊपर एक अलग वीडियो करेंगे। आज हम लोग सिर्फ एयरमैटिक सस्पेंशन की बात That करते हैं। is really interesting because normally हमें लगता है कि सस्पेंशन मतलब हाँ शॉक अब्जॉर्बर्स, कि हम्म। हमारी राइड क्वालिटी अगर अच्छी है मतलब सस्पेंशन ट्यूनिंग अच्छी है। अगर राइड हमें ज्यादा बम्पी फील हो रहा है तो मतलब ये स्पोर्टी गाड़ी के लिए सस्पेंशन ट्यून है। हम्म। बट इसके ज्यादा हम सोच नहीं पाते कि द राइड क्वालिटी इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट द सस्पेंशन हैज टू डू। करेक्ट। सो हैंडलिंग एंड होल्डिंग, बोथ ऑफ देम आर सस्पेंशंस मेन वर्क। So how does suspension चलो ये तो I guess it's a topic for the different video. हम्म। Okay, so let's get started with the main topic of the video, airmatic suspension. What exactly is it and how is it different from normal suspensions जो बाकी गाड़ियों में यूज होते हैं? So, as the name itself suggests, airmatic. So, there is a component of air where usually we have steel springs. वहां पे हमने स्टील स्प्रिंग को निकाल दिया, उसकी जगह पे एक बलून लगा दिया हवा वाला। तो अब होता क्या है, जहां पे आपकी स्प्रिंग एक्सपैंड या कंप्रेस होती है, उसकी जगह पे आपका बलून एक्सपैंड और कंप्रेस हो रहा है। और हम्म। सबसे अच्छी चीज क्या है, ये लगाने के बाद आपके हाथ में एक पावर आ गई जिससे कि आप खुद भी उसे बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। जैसे हम्म। अगर तुम्हें राइड की हाइट बढ़ानी है, मान लो कि तुमने एक गाड़ी ले ली, एस क्लास का एग्जांपल लेते हैं। एस क्लास का ग्राउंड क्लियरेंस वैसे तो कम है, लेकिन हम्म। अगर तुम्हें स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकालनी है, तो एयरमैटिक सस्पेंशन में तुम्हें एक ऑप्शन दे रखा है कि आप बटन दबाओ, गाड़ी की राइड हाइट अपने आप बढ़ जाएगी, आराम से तुम क्रॉस कर सकते हो। तो एयरमैटिक सस्पेंशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से एक मैंने बताया कि मैन्युअली हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज है एडीएस, मर्सिडीज की टर्मिनोलॉजी है एडीएस भी। तो एडीएस का फुल फॉर्म है अडेप्टिव डैम्पिंग सिस्टम। अडेप्टिव डैम्पिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे कि तो जब गाड़ी टर्न लेती है उस टाइम पे अंदर वाली साइड जो है वो ऊपर जाती है। अब उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। अगर हम काउंटर नहीं करेंगे तो इसके अंदर होगा क्या, जैसे टर्न ले रही है गाड़ी, तो टायर्स हमारे बाहर की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर बाहर की तरफ टिल्ट होंगे तो हमारा जो कांटेक्ट है रोड कांटेक्ट सरफेस के साथ, वो कम हो जाएगा। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए हम लोग नेगेटिव कैम्बर डाल सकते हैं। नेगेटिव कैम्बर डालने से भी पूरा का पूरा ऑफसेट नहीं होगा, थोड़ा ही ऑफसेट होता है।
अब उसे अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑफसेट करना चाहते हैं तो हमारा तो इसके अंदर मर्सिडीज क्या करती है, स्टेबलाइजर रॉड तो यूज करती है, उसके साथ साथ जो साइड झुक रही होती है उस वाली साइड के शॉकर में हवा भर के उसको और उठा देती है। तो स्टेबलाइजर रॉड के साथ साथ शॉकर भी हेल्प करता है, तो उस वजह से ज्यादा स्मूदर राइड रहती है और स्वे भी उतना ज्यादा कम हो जाता है। That is some serious compressor got there. I mean, अच्छा, one of the questions that is in my mind कि जो springs हैं उनको अगर ज्यादा स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो एक बेसिक जो उनका न्यूट्रल स्टेट है वो चेंज हो जाता है, जस्ट लाइक अ रबर बैंड कि अगर मुझे ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो नॉर्मली उसका जो Elongate हो जाएगा। इलोंगेट हो जाएगा एग्जैक्टली। तो आई गेस दिस इज वन ऑफ द इश्यूज जो शायद स्प्रिंग वाले सस्पेंशन में आ सकता है। नहीं, यूजुअली ये वाला प्रॉब्लम आता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी अगर शॉकर को देखोगे तो शॉकर में ऊपर की साइड पे माउंट लगा है और नीचे की साइड पे उसका जो डैम्पर आता है, डैम्पर के अंदर एक प्लेट लगी हुई है, तो स्प्रिंग जो है वहां से ही कंप्रेस होगी। अगर एक्सपैंड भी हो रही है तो उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, ओके इसलिए इलोंगेशन का प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, बट जब आपने बलून की बात करी तो इट इज हैज इट बीन मेड फ्रॉम अ सम वेरी डिफरेंट मटेरियल कि मतलब उसमें भी ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, बिकॉज अगेन इट्स अ बलून तो इट कैन स्ट्रेच ओवर द पीरियड ऑफ रबर होता है, रबर के साथ साथ अंदर एक वायर मेश होता है, जैसे टायर्स के अंदर होता है टाइम। वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का रबर है, अंदर की साइड पे एक वायर मेश है। ओवर टाइम जैसे तुम बता रहे हो एक बलून है एट द एंड ऑफ द डे, तो उसके अंदर मैक्रो या माइक्रो क्रैक्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, और जब वो फॉर्म होंगे तब लीकेज होगी होगी। ये एक ड्रॉबैक है, और अकेला ड्रॉबैक है एयरमैटिक सस्पेंशन का, कि जब उसके अंदर लीकेज होती है तो बलून रिपेयर नहीं होता। जैसे टायर के अंदर पंचर लगा सकते हो, वैसे सस्पेंशन के अंदर या शॉकर के अंदर तुम बलून नहीं लगा सकते, सॉरी पंचर रिपेयर नहीं कर सकते, उसके Okay. अंदर फिर तुम्हें रिप्लेस ही करना पड़ता है। बट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कितनी लाइफ रहती है एयरमैटिक सस्पेंशन के बलून्स की एज कंपेयर टू अ नॉर्मल सस्पेंशन? यार डिपेंड करता है तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो। अब जैसे मर्सिडीज की जीएलएस है, जीएलएस के अंदर तुम्हें एयरमैटिक सस्पेंशन दे रखा है, साथ साथ एक एसयूवी है। अब अगर उस गाड़ी को तुम एसयूवी के माइंडसेट से चला रहे हो, गड्ढे नहीं देख रहे, ब्रेकर नहीं देख रहे, तो ऑब्वियसली बलून की लाइफ कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे इज्जत से चलाओगे, गाड़ी को इज्जत दोगे, तो गाड़ी भी तुम्हें तुम्हारी खर्चा बचाएगी। ओके, पर जो डिफरेंस आएगा, लेट्स से अगर एक नॉर्मल सस्पेंशन वाली गाड़ी का ट्रांसमिशन लेट्स से एक्स ईयर में खत्म हो रहा है, सस्पेंशन सॉरी नॉट ट्रांसमिशन सस्पेंशन, तो एयरमैटिक का उससे लंबा चलेगा, कम चलेगा, सेम चलेगा? यार अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, अनलेस अब्यूज है। अगर अब्यूज है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड लेट्स से कि एक ही इंसान है, उसके पास दो गाड़ियां हैं एंड तो उसका चलाने का स्टाइल तो सेम रहेगा दोनों गाड़ियों को, उस केस में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? यार उस केस के अंदर बात आ जाएगी किलोमीटर और टाइम पे। अगर मान लो वो गाड़ी को डेली चला रहा है, एक पोजीशन के अंदर उसका बलून महीनों तक नहीं अटका हुआ, डेली खुल रहा है, बंद हो रहा है, उस केस के अंदर उसको लाइफ मिल जाएगी लगभग 60,000 किलोमीटर। और अगर हम स्टील स्प्रिंग की बात करते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग को तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अंदर वाला जो डैम्पर होता है वो डैम्पर जवाब दे जाता है। वो सीन भी इसमें नहीं होता। वो सीन इसमें नहीं होता। इसमें बलून जाता है तो डैम्पर अलग से नहीं आता, बलून के साथ ही नया डैम्पर आता है। ओके, तो मतलब ओवरऑल सस्पेंशन कितना चलेगा वो टाइम ऑलमोस्ट सेम है, बट आई गेस जो कॉस्ट पड़ती होगी वो काफी डिफरेंट होगी। कॉस्ट यार जमीन आसमान का फर्क है। अब जैसे जीएलएस के अंदर तो स्प्रिंग सस्पेंशन नहीं आता, नॉर्मल स्टील स्प्रिंग, तो एक गाड़ी नीचे आते हैं, जीएलई पे आते हैं। तो जीएलई के अंदर आपके पास 450 वाला वेरिएंट है और 300 वाला वेरिएंट है। 300 डीजल, 450 पेट्रोल। 450 पेट्रोल के अंदर एयरमैटिक सस्पेंशन है, और जो आपका 300 डीजल है उसके अंदर स्टील स्प्रिंग्स है। अब अगर मैं आगे वाले शॉकर की बात करूं, तो आगे वाला शॉकर 300D का अगर हम कंपनी से भी लेते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 60 से 70 हजार रुपए का एक पड़ेगा। ओके, नॉट द सेट, नॉट द सेट, एक। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एयरमैटिक वाले की, तो 2 लाख कहीं नहीं गए एक में। ओके, तो मतलब अराउंड 3x है कॉस्ट, 3x से भी ऊपर? हाँ, 3x से ऊपर नहीं, बट अराउंड 2.5x। 2.5x, ओके। But again, the benefits that are being provided with the Airmatic. यार एयरमैटिक के अंदर जब तुम चल रहे हो ना, तो लिटरली हवा पे चल रहे हो तुम।
गड्ढे वड्ढे जो छोटे मोटे आते हैं ना, वो तो पता ही नहीं चलते। मजा आता है एयरमैटिक जब चलाते हो ना, तो यार क्योंकि देख मैं तो डेली देखता रहता हूँ कि ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, तो मेरी थोड़ी सी फटती भी है एयरमैटिक को रफली हैंडल करने में। लेकिन जो कस्टमर है जिसको नहीं पता कि हाँ चीजें ये खराब हो सकती है, आराम से चलाता है यार, फुल एंजॉय करता है वो। आई गेस दैट इज द एंड पॉइंट कि अगर कोई इंसान इतनी महंगी गाड़ी ले रहा है, वो लग्जूरियस गाड़ी ले रहा है, इट्स फॉर द एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, और एक्सपीरियंस के मामले में एज कम्पेयर टू स्टील स्प्रिंग, एयरमैटिक एकदम अलग है। I can vouch for that. I have not ridden in a car जिसमें airmatic suspension हो, but I have ridden in a bus. तो normal bus के जो suspension होते हैं, if you are at the very back, आप ऐसा bounce करते हो कि मतलब सर बार बार ऊपर टकराएगा आपका। एक टप्पा खाते हैं ना बॉल, वैसे इंसान टप्पे खा रहे होते हैं। But once you ride in a bus with an air suspension, वो अलग ही है, उसमें आपको मजा आता है पीछे बैठने में। Exactly. वो झूले वाली फीलिंग आती है प्रॉपर, एकदम जैसे मतलब it's something that has to be experienced. वो controlled bounce है। हाँ, exactly. तो yeah, I can definitely vouch for the experience that you get with it. और अभी जो हम एयरमैटिक की बात कर रहे हैं, जो मैंने एडीएस भी बताया, ये जब मर्सिडीज ने लॉन्च किया था ना एयरमैटिक, उस टाइम पे लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर और भी अपग्रेड्स किए हैं। जो आजकल के मॉडल्स आ रहे हैं ना, उसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड मैजिक बॉडी कंट्रोल। Okay. मैजिक बॉडी कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टीरियो कैमरा आपकी विंडस्क्रीन के ऊपर फिट कर दिया। जब आपकी गाड़ी चल रही है, वो स्टीरियो कैमरा रोड सरफेस को स्कैन कर रहा है। जब गड्ढा आने वाला है ना, मान लो तुम्हारे राइट टायर पे गड्ढा आने वाला है, वो गड्ढा आने से पहले उस सस्पेंशन को एडजस्ट कर दे रहा है कि उसके ऊपर से तुम एकदम स्मूथली निकल जा रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। वो कैमरा कितनी कैलकुलेशंस कर रहा है, पहले तो कंप्यूटर विजन की वो देख रहा है कि गड्ढा है। कैलकुलेशन कैमरा नहीं कर रहा, मतलब द कैमरा सिर्फ इनपुट कंट्रोल मॉड्यूल को दे रहा है। हाँ, तो जो ECU है वो कितनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कर रहा है कि कंप्यूटर विजन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हाँ। कि उसको एग्जैक्टली देखना कि क्या दिख रहा है, एंड देन उसका कैलकुलेट करना कि कितनी डेप्थ है गड्ढे की एंड एवरीथिंग, एंड देन एडजस्टिंग अकॉर्डिंगली। और तुम्हारी स्पीड के साथ एक रोड सरफेस का 3D प्रोजेक्शन बनाना, उसके अंदर कितना टायर तुम्हारा नीचे जाएगा, उस हिसाब से टायर के अंदर हवा भरना, कि जो तुम्हारा सस्पेंशन का ट्रैवल है, शॉकर का जो ट्रैवल है, वो उतना ही हो कि तुम्हें अंदर फील ना हो। The level of engineering that goes into these things, man. Next level. Next level. I guess that's why they justify the pricing, yeah. एयरमैटिक का एक बेनिफिट और था जो मैं बताना भूल गया। एयरमैटिक के अंदर क्या होता है, एयरमैटिक नहीं, नॉर्मल गाड़ी के अंदर अगर हम देखते हैं, मान लो एयरपोर्ट जा रहे हो तुम अपनी फैमिली को लेके, तो पीछे तुमने 4 बैग्स रख दिए, साथ में 5 लोग बैठ गए, तो उससे होगा क्या कि गाड़ी तुम्हारी पीछे से बैठ जाएगी। अच्छा, हेडलाइट लेवलर का तो काम खत्म है फिर इसमें। नहीं, हेडलाइट एडजस्टमेंट का एक अलग से नहीं, पर हेडलाइट एडजस्टमेंट इसी वजह से होती है कि अगर पीछे आपने सामान रखे, गाड़ी उठ गया तो आपको एडजस्ट करनी है। इसके अंदर ऑटोमेटिक है। मर्सिडीज के अंदर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपका सब कुछ लेवल ही रहेगा हमेशा, तो जरूरत क्या है एडजस्ट करने की। नहीं, एडजस्टमेंट की जरूरत फिर भी पड़ती है। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि कैमरा लगा हुआ है, वो आगे का भी डिटेक्ट कर रहा है। इसके अंदर रेडार सिस्टम भी आता है जो आगे 100 मीटर तक देखता है। अगर मुझे दिख रहा है कि हाँ आगे रोड है, तो ठीक है, जैसे मेरा सस्पेंशन जैसे मेरी हेडलाइट्स हैं वैसे चलती रहेंगी। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि आगे मुझे रोड फील नहीं हो रहा, मतलब नीचे जा रहा है, उस केस के अंदर मेरे को अपनी रेंज इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए वो अपने आप चलते चलते में हेडलाइट को एडजस्ट करेगा। हेडलाइट का यार एक बहुत खतरनाक टॉपिक अलग है। पता है, मर्सिडीज ने हेडलाइट्स को लेके इतनी ज्यादा रिसर्च की है कि एक तो नॉर्मल सी चीज हो गई कि ऑन कमिंग ट्रैफिक के मुंह पे चौंधा ना पड़े, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई कि जब सामने की साइड पे कोई रिफ्लेक्टिव साइन आ रहा है, उसका चौंधा ड्राइवर के मुंह पे ना पड़े। हाँ. तो अंदर जो एलईडीज दे रखी है ना, हर एक एलईडी जो है इंडिविजुअली कंट्रोल्ड है। ऑल्दो कंट्रोल मॉड्यूल अपने आप कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो इस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि उसने देखा वहां पे से रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये 4 एलईडी बंद कर दो ताकि ड्राइवर के फेस पे रिफ्लेक्शन ना आए। मतलब इन कार्स के तो कंट्रोल मॉड्यूल के जो प्रोसेसर्स हैं वो भी बहुत मतलब पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्स। कि लाख रुपए का एक कंट्रोल मॉड्यूल है। नॉर्मल गाड़ी के कितने के आते हैं? नॉर्मल गाड़ी है, जैसे अगर मैं फॉर्च्यूनर की भी बात करूं, फॉर्च्यूनर का जो ECU है 40-45 हजार।
पैसा अच्छी जगह लग रहा है. And I guess it's the cost of the R&D and the brand name. The brand name बना है because of all these things that they do. And वो बना है because of all the money that they have already spent in the R&D. तो वो पैसा कहीं से तो निकलेगा. And the better R&D that you do, the better services that you provide, the better experience that you provide, उसी का पूरा पैसा है. और जो सेल्फ लेवलिंग की हम बात कर रहे थे उसमें एयरमैटिक का बेनिफिट क्या है वो तो बताया ही नहीं अभी तक. अच्छा क्या है? जब गाड़ी लोड हो गई नॉर्मल सस्पेंशन तुम्हारा बैठ जाएगा. एयरमैटिक के अंदर हर एक टायर के ऊपर एक लेवल सेंसर लगा हुआ है. वो लेवल सेंसर को पता चलेगा कि मैं नॉर्मल हाइट से ज्यादा झुका हुआ हूँ. उन शॉकर्स के अंदर हवा भरी जाएगी और वापस से जो तुम्हारी नॉर्मल राइड हाइट है वहां पे ले आएंगे. उसके अलावा एक और चीज ये है, अगेन लेवल सेंसर्स काम आते हैं इसके अंदर. जब गाड़ी चल रही है तो मर्सिडीज ने एक स्पीड का थ्रेशोल्ड दे रखा है कि मान लो तुम 80 से ऊपर गए तो गाड़ी की राइड हाइट और 2 सेंटीमीटर गिर जाएगी ताकि जमीन से चिपक के चले. वो स्पोर्टी फीलिंग देने के लिए. तो जो सस्पेंशन भी बढ़ती है. तो जो सस्पेंशन नॉर्मल गाड़ियों में पहले से प्री ट्यून्ड आता है वो यहाँ पे डायनामिकली अपने आप ट्यून हो रहा है. दूसरी चीज ये मान लो तुमने, जैसे मैंने बताया था कि मैन्युअली हाइट इंक्रीज कर सकते हो. तुमने अगर हाइट इंक्रीज कर रखी है, जैसे ही तुम 40 की स्पीड क्रॉस करोगे अपने आप वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा उठा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ गया, गाड़ी के अनस्टेबल होने के चांसेस हैं. क्यों रिस्क लेना? अपने आप नीचे कर देगा कि तुम भूल गए, कोई बात नहीं, मुझे याद है, तो मैं कर रहा हूँ. फुल प्रूफ सिस्टम है वो. फुल प्रूफ सिस्टम है कि ह्यूमन एरर का चांस ही नहीं कर सकता. हाँ. नाइस. और फिर जिस रीजन से हम लोग मर्सिडीज के बारे में पैशनेट हैं, तो जैसे ऑडी हो गई या पोर्शे हो गया, इसके अंदर ना एक जैक मोड करके ऑप्शन आता है जिसके बारे में आधे से ज्यादा कस्टमर्स को भी नहीं पता होता कि अगर तुम्हारा टायर पंचर हो गया और रास्ते में तुम टायर चेंज कर रहे हो तो जाके इंस्ट्रूमेंट, वो जो MMID स्क्रीन होती है, जो इन्फॉर्मेशन वाली स्क्रीन होती है, उसमें जाके जैक मोड ऑन करना जरूरी है, वरना ये जो एयरमैटिक वाला स्ट्रट है तुम्हारा खराब हो जाएगा. अब ये चीज एजुकेट करना सेल्स वालों का काम है, चलो वो एक अलग टॉपिक है. मर्सिडीज वालों ने क्या किया, मर्सिडीज वालों ने बोला ठीक है मेरी गाड़ी खड़ी है, एक साइड से जैक पे उठी, एक ही साइड का मेरा वो जो है लेवल सेंसर जो है वो मेजर कर रहा है कि आउट ऑफ रेंज चला गया है, मतलब बंदा टायर चेंज कर रहा है, ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा, तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है. इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली है मर्सिडीज. वो मान के चल रहे हैं कि आप कभी ना कभी कुछ इशू क्रिएट कर सकते हो, इसलिए हमने पहले से सोच के रखा है. जर्मन्स एग्जैक्टली. अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं, तुमको सेफ गार्ड कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को भी सेफ गार्ड कर रहे हैं कि कहीं से भी उंगली ना उठा दे कि इन्होंने गंदा प्रोडक्ट बनाया. वेल आई गेस दैट दिस इज इट फॉर एयरमैटिक सस्पेंशन. We will get into the details of what exactly is suspension and how it works in some other video. Till then, I guess that's it from our side. And if you learned something new from this video, consider liking. And if you want to keep learning new stuff about Mercedes, consider subscribing. And if you have any topic that you want us to cover in future videos, do drop it down in the comments and we'll see you around in the next one. Peace.